दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम गुप्ता की लिखी कहानी दिल इबादत। संडे की सुबह थी। गुलाबी सर्दी की ठंडक हवा में थी और सूरज अभी निकला नहीं था। मैंने खिड़की से बाहर देखा। आसमान पर पंछियों की कतार और पेड़ की शाखों पर नए पत्ते देखकर मन ने एक बार फिर यादों के गलियारों में उतर गया। मेघा को यहाँ खड़े होकर ये देखना अच्छा लगता था। मुझे कई बार जल्दी उठाकर यहीं अपने साथ खड़े होकर ये नज़ारा देखने को कहती थी। देखो विनय, कितना सुंदर लग रहा है। इन पंछियों को ऐसे सीधी लाइन बनाना किसने सिखाया होगा? मैं किसी दिन तो उठ जाता, लेकिन कभी करवट बदल के सो जाता। आज मैंने खिड़की पूरी खोल दी। हल्की ठंडक के साथ यादें भी बेसाख्ता अंदर चली आईं। 70 साल के जीवन की यादें भी बहुत सारी हो जाती हैं। पिटारा जब खुलता है तो सिर्फ एक वाकये के साथ बंद नहीं होता। मैंने अपने लिए चाय बनाई और सामने अलमारी से एल्बम निकालकर वहीं खिड़की के पास आकर बैठ गया। अपनी गोद में रखकर मैं उसके पन्ने पलटकर देखने लगा। मेरी शादी की एल्बम थी। बिल्कुल ऐसा ही मौसम था जब हमारी शादी हुई थी। मौसम के साथ यादों का रिश्ता बहुत गहरा होता है। इस मौसम के आते ही सारी यादें ऐसे तरोताजा हो जाती जैसे बस कल की ही बात हो। मैंने एक और पन्ना पलटा। कितने खुश लग रहे हैं हम दोनों। मेघा के साथ मैं खुश ही रहता था। वो ऐसी ही थी। होते हैं ना कुछ लोग जिनके कमरे में आते ही रोशनी बढ़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे 500 वॉट के नहीं, 5000 वॉट के कई बल्ब जल गए हों। जिनके इर्द गिर्द सिर्फ खिली हुई धूप रहती है और काले बादलों को करीब जाने की इजाजत ही नहीं होती। बस बिल्कुल वैसी हंसी बिखेरती हुई। नीचे से पेपर वाले की मोटरसाइकिल की आवाज आई और घड़ी ने 6 बजाए। मैंने चाय का एक और सिप लिया और एल्बम का पन्ना पलटा। एक फोटो में गुलाबी लहंगे में, हाथों में चूड़ा पहने मेघा मेरी तरफ देख रही थी। मैंने बंद गले की शेरवानी पहनी थी। एक फोटो में मेरे और मेघा के पापा की आंखों में आंसू थे। दरअसल मैं उनको रोते हुए देखकर भावुक हो गया था और उसी फोटो में हमारे बीच में खड़ी हुई मेघा की आंखों में शरारत भरी स्माइल थी। इस फोटो को देखकर वो मुझको छेड़ते हुए कहती, पापा की आंखों में तो खुशी के आंसू हैं कि उनकी मुसीबत अब गई। और तुम इसलिए रो रहे थे ना कि तुमको तब भी पता था कि ये मुसीबत अब मेरे गले आ पड़ी है। मैं हंस देता। मेघा और मुसीबत, वो तो मेरे लिए खुदा की सबसे बड़ी नियामत थी। मुझे प्यार करना, हंसना उसी ने तो सिखाया था। लेकिन आज भी उसकी वही बात याद आते ही मैंने एक ठंडी सांस भरी। हमें तो तब पता भी नहीं था कि कितनी बड़ी मुसीबत हमसे बस चंद कदम के फासले पर खड़ी थी। उस दिन भी संडे ही था। हमारी शादी को 4 साल हो गए थे और जिंदगी इतनी खूबसूरत थी कि मन करता था कि हर लम्हा कई बार जी लूं। दिन में हम दोनों काम में बिजी रहते। मेघा स्कूल में टीचर थी और बच्चों की बड़ी चहेती थी। रोज हमारे फ्रिज पर उसके बच्चों के बनाए हुए कार्ड होते। उसके बालों में किसी बच्चे का दिया हुआ फूल सजा होता। वो अपने काम में अपने बच्चों के साथ बहुत खुश थी। मैं शाम को ऑफिस से जल्दी आने की कोशिश करता ताकि मेघा के साथ समय बिता सकूं। संडे का दिन क्रिकेट के नाम होता था। मैं बिल्डिंग के बच्चों की क्रिकेट कोचिंग करता था। हमारी टीम, जिसको मैं वानर सेना बुलाता था, सुबह 8 बजे से ही नीचे से आवाजें देनी शुरू कर देती थी। अंकल आ जाओ, हम सब वेट कर रहे हैं। मेघा फटाफट नाश्ता परोसती और मुझको लगभग धक्का देते हुए कहती, जाओ विनय, जल्दी करो, तुम्हारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। उस दिन भी यही हुआ। मैं तौलिए से हाथ पोंछता हुआ उठा और मेघा को बाय करके बोला, तुम भी आके देखो ना। नमन तो इतनी बढ़िया बैटिंग करने लगा है कि उसका टीम में सिलेक्शन पक्का है। ये वही लड़का है जो गलत दोस्तों के साथ टाइम खराब करता था। सच में कहा, बच्चों को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है उनको किसी स्पोर्ट का शौक डाल दो, बस। मेघा मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई तो, लेकिन आज वोल्टेज थोड़ी कम थी। मैंने उसका माथा चूमा और पूछा, क्या हुआ? वो बोली, नहीं तुम जाओ, वापस आके बात कर लेंगे। मैं वहीं उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। नहीं, अभी बताओ। वो अपने हाथ का सैंडविच प्लेट में वापस रखते हुए बोली, मेरे टेस्ट की रिपोर्ट्स आ गई हैं, सब ठीक है। डॉक्टर ने अब तुमको टेस्ट के लिए बुलाया है। ओह, तो ये बात थी। मैंने उसके हाथ को अपने हाथ में ले लिया।
तुम भी ना बेकार के वहम पाल के बैठी हो मेघा। हो जाएगा बच्चा यार, ये बेकार के टेस्ट वेस्ट में कुछ नहीं रखा है। वो कुछ बोली नहीं, लेकिन मैं जानता था कि वो क्या चाहती है। पिछले 6 महीने से वो अपने सारे टेस्ट करवा रही थी। मैं ऑफिस के काम में इतना व्यस्त था कि उसके साथ भी नहीं जा पाता था। उसने शुरू में कहा था कि मुझे भी टेस्ट कराना चाहिए, लेकिन मैंने बात हंसी में उड़ा दी थी। भला मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, यंग हूं, हेल्दी हूं। लेकिन उस दिन उसका चेहरा देखकर मैं समझ गया कि मेघा की तसल्ली के लिए ही सही, लेकिन अब मुझे भी क्लिनिक जाना पड़ेगा। उसका दिल रखने के लिए मैं अगले हफ्ते ही अपना टेस्ट करा के आ गया, और जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो मैं सुन्न रह गया। मैं पिता बन ही नहीं सकता था। मेरी रिपोर्ट हाथ में लेकर डॉक्टर ने कहा, मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है विनय जी, लेकिन जो आपको प्रॉब्लम है वो अभी ठीक नहीं हो सकती है। सॉरी। हम दोनों वहीं बिना कुछ बोले बहुत देर तक बैठे रहे। डॉक्टर हमें कुछ समझा रही थी, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हाथ डालकर मेरे शरीर से मेरी जान निकाल ली हो। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझ में इतनी बड़ी कमी हो ही नहीं सकती। अगर होती तो मैंने कभी कुछ तो महसूस किया होता। नहीं, मैंने मेघा को कहा, इस डॉक्टर की रिपोर्ट गलत है। हमने दूसरी जगह से टेस्ट कराए, फिर तीसरी, लेकिन सारे डॉक्टर्स की एक ही राय थी। मेरी बची खुची उम्मीद भी टूट गई। कितना नाजायज कानून है भगवान का। मेघा और मैं औरों के बच्चों को इतना प्यार करते थे, और कुदरत ने हमें ही इतनी बड़ी सजा सुना दी। हमारा अपना बच्चा हो ही नहीं सकता। मुझे लगने लगा जैसे मैं कोई बुरा सपना देख रहा हूं, और नींद खुलते ही सब पहले जैसा हो जाएगा। रोज किसी मशीन की तरह मैं पूरे दिन अपने आप को काम में उलझाए रखता। जितना हो सके अब घर देर से पहुंचने की कोशिश करता। मुझसे मेघा का उदास चेहरा नहीं देखा जाता था। उसके चेहरे की मध्यम पड़ती रोशनी नहीं देखी जाती थी। हम एक दूसरे के साथ चुप हो गए थे, अपने ख्यालों से अकेले ही उलझने लगे थे। रिपोर्ट आए कई दिन हो गए थे, लेकिन हमने उसके बारे में कोई बात नहीं की थी। उस दिन शाम को हम वहीं सोफे पे बैठे थे, खामोश, बिल्कुल खामोश। मैंने उसके माथे की लकीरें सहलाईं और खामोशी तोड़ने के लिए कहा, हम बच्चा गोद ले लेंगे यार, इतना बड़ा इशू नहीं है। वो चुप रही। मैं उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज पहली बार उसने अपनी आंखों में मुझको देखने नहीं दिया। मैंने फिर कहा, मेघा इतना अपसेट होने की बात नहीं है। कल चलते हैं ना अडॉप्शन सेंटर, हमें बच्चा चाहिए ना, वहां से अडॉप्ट कर लेंगे। चलो कहीं घूमने चलते हैं, ऐसे उदास बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। मेघा ने मेरी तरफ देखा और ना में सर हिला दिया। आज नहीं विनय। थोड़ी देर चुप रह के बोली, तुम्हें पता है ना, माँ बनना कुदरत की सबसे बड़ी देन है। पहले अपने अंदर एक नए जीवन की दस्तक होती है, फिर जी मचलाना, फिर सिर्फ उसकी मर्जी और स्वाद से खाना खाना, पल पल उसके बढ़ने का एहसास, अपने साथ जुड़े होने का एहसास, फिर एक ऐसे दर्द के साथ उसको जन्म देना जो कल्पना से भी परे होता है। मैं इसे सिर्फ किताबों में नहीं पढ़ना चाहती, अनुभव करना चाहती हूँ, पूरा अनुभव करना चाहती हूँ। मैं माँ बनना चाहती हूँ विनय। मैं उसकी तरफ देखने लगा। हाँ, और मैं पापा बनना चाहता हूँ, लेकिन क्या करें? डॉक्टर की बात सुनी ना तुमने, हम बच्चा पैदा नहीं कर सकते। वो मेरी आंखों में देखकर धीरे से बोली, तुम नहीं कर सकते विनय, मैं कर सकती हूं। मैं उसका चेहरा देखता रह गया। ये क्या कह दिया था मेघा ने? हम एक पल में हमसे मैं और तुम हो गए थे। मुझे लगा जैसे मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया है। मैं कुछ बोल नहीं पाया। मेघा ही बोलती जा रही थी। मैंने डॉक्टर से बात की है, सब कुछ वो ही अरेंज करेंगी, हमें पता भी नहीं चलेगा कि कौन। मैं उसकी तरफ हैरानी से देख रहा था। ये क्या बकवास कर रही थी ये? मेघा बिल्कुल पागल हो चुकी थी क्या?
उसने ये सोचा भी कैसे कि मैं इस स्कीम का हिस्सा बनूंगा? अपनी बीवी और किसी गैर आदमी के साथ हुए बच्चे को मैं अपना नाम दूंगा? कभी नहीं। मैं जोर से बोला, बस मेघा, तुमने सोचा भी कैसे कि मैं इस घटिया बात के लिए तैयार हो जाऊंगा? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? वो चुप रही। घर के पास वाले मंदिर से घंटियों की आवाजें आने लगी। शाम की आरती का वक्त हो गया था और अब मुझे मंदिर और भगवान के नाम से भी चिढ़ हो गई थी। मैं उठा और खिड़की बंद कर दी। मेघा अब भी वहीं बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। धीरे से बोली, प्लीज विनय, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, लेकिन मैं जानती हूं कि मैं इस अधूरेपन को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मेरे लिए ये बहुत जरूरी है, प्लीज फॉर माय सेक। मैं गुस्से में मुड़ा और कमरे में चला गया। उस दिन मुझे मेघा से नफरत हो रही थी। उसने मेरी मर्दानगी को ललकारा था। अपना अधूरापन पूरा करने के लिए उसने मेरे अधूरेपन को एक मजाक बना दिया था। मेरा दिमाग फटने लगा। मेघा पर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। कैसी बीवी है ये? ऐसे सोचते हुए इसको शर्म नहीं आई? मेरी भावनाओं का ख्याल नहीं आया? हाँ, क्यों आएगा? ये कौन सी गांधारी है जो अपने पति की कमजोरी को अपना भी नसीब मान लेगी? नहीं, ये तो मेघा है। मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ मां नहीं बनना, मुझे बच्चे को जन्म देके मां बनना है। घिन आ रही थी इस मेघा से। अब मुझे उसकी शक्ल में अपनी सबसे बड़ी कमी, अपनी सबसे बड़ी हार दिखने लगी। मैंने अलग कमरे में सोना शुरू कर दिया। मैं कोशिश करता कि सुबह उसके स्कूल चले जाने के बाद ही कमरे से निकलूं और शाम को देर से घर लौटने लगा। ऑफिस में भी मैं सबसे कटने लगा। एक दिन एक कलीग ने कुछ पूछा तो मैंने जोर से चिल्लाकर कहा, दिख नहीं रहा क्या? अभी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पूरी नहीं हुई है। उसने मेरी तरफ देखा। सॉरी यार, तुझे कभी इतना सीरियस नहीं देखा था, इसलिए पूछने आया था कि सब ठीक तो है। मैं अपना माथा अपने दोनों हाथों के बीच रखकर बैठ गया। आजकल मुझे सब पर गुस्सा आता था। कोई अच्छा नहीं लगता था। किसी से बात करने का मन नहीं करता था। यहां तक कि जब संडे को बच्चे क्रिकेट के लिए बुलाने आए तो मैंने उनको भी मना कर दिया। मेघा बोली, चले जाओ विनय, बच्चे डिसअपॉइंट हो जाएंगे। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। अब मुझसे मेघा बर्दाश्त नहीं होती थी। बात करना तो दूर, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। मैं कमरे में वापस आ गया। रिश्तों की लय जब टूटती है तो पीछे सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। अब हमारे घर में सिर्फ यही सन्नाटा बसता था। मेघा मेरे पास आने की कोशिश करती, लेकिन मैं उसे कोई जवाब दिए बिना दूसरे कमरे में चला जाता। एक रात वो मेरे सोने के बाद मेरे पास आके सो गई। उस दिन से मैं कमरे की कुंडी लगा के सोने लगा। जब नीचे से उसकी बस जाने की आवाज आती तब दरवाजा खोलता। वो खाना बनाकर टेबल पे रख देती। मैं कभी खाता, कभी देखता तक नहीं। 3 महीने हो गए थे और मैं ऐसे घुट घुट कर जीने से थक चुका था। मैंने फैसला कर लिया कि मैं मेघा को साफ बोल दूंगा कि जो वो चाहती है वो मुझको मंजूर नहीं है। उसे मुझे और बच्चे में से किसी एक को चुनना होगा। उस संडे को वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने उसे बहुत दिनों बाद देखा था। उसके चेहरे पर रोशनी की जगह हल्की कालिमा की एक गर्द बिछ गई थी। आंखों के नीचे काले गड्ढे थे। वो बोली, विनय, ऐसे कब तक चलेगा? तभी नीचे से बच्चों की आवाज आने लगी। अंकल जल्दी आओ ना। मेरा मन किया कि मैं मेघा को अपना फैसला सुना कर जाऊं, लेकिन नीचे से फिर आवाज आई, अंकल जल्दी। ओहो, किसी को चोट तो नहीं लग गई? मैं बिना कुछ बोले ही नीचे भागा। वहां पहुंचा तो देखा सबने नमन को कंधे पर उठा रखा था और उसके हाथ में मिठाई का डब्बा था। एक बच्चा बोला, अंकल नमन का टीम में सिलेक्शन हो गया। वाह, ये हुई ना बात। मेरा दिल खुशी से भर गया। मैंने हंसते हुए उसे हाई फाइव किया। सब बच्चों ने मुझको घेर लिया। नमन ने मिठाई का एक टुकड़ा मेरी तरफ बढ़ाया। थैंक यू अंकल, आपकी वजह से मैं टीम में आ गया। फिर आकर मेरे गले से लग गया। इतना लंबा हो गया था, मूछें आ गई थी, लेकिन छोटे बच्चे की तरह बिलख रहा था। मैंने उसका कंधा थपथपाया। वो बोला, आप नहीं होते तो मैं कुछ नहीं कर पाता अंकल।
मैं तो गलत फ्रेंड्स के साथ टाइम खराब कर रहा था। आपने क्रिकेट का शौक डाला। आप मेरे लिए मेरे पापा से भी बढ़ के हो। अरे नहीं, मैंने कहा। पापा शब्द सुनते ही मेरा मुंह कसैला हो गया था। पापा से बढ़ के कोई नहीं होता नमन। वो आंखें पोंछता हुआ बोला, सिर्फ पैदा कर देने से कोई पापा नहीं बन जाता अंकल। मेरे लिए तो आप पापा से बढ़कर हो। सिर्फ पैदा कर देने से कोई पापा नहीं बन जाता। क्या पापा बनने के लिए जन्म देना जरूरी नहीं है? अब सामने वाली तस्वीर साफ दिख रही थी। सब बच्चे एक साथ बोलने लगे, लेकिन मेरे कानों में मेरे अंदर से उठते हुए सवालों का शोर था। क्या विनय, एक लैब की रिपोर्ट को अपनी पूरी पहचान बना लिया? अपनी मर्दानगी का सबूत मान लिया? क्या यार, क्या हो गया तुमको? इतनी छोटी सोच, और वो भी उस मेघा के लिए जिससे इतना प्यार करते हो, जो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी नियामत है। जो मेघा के लिए जरूरी है उसको अपनी भी जरूरत बना लो यार। असली मोहब्बत यही तो है। मुझे अपने आप पर शर्म आने लगी। अपनी गलती का एहसास हो गया था मुझे। मैंने नजरें उठाकर अपनी खिड़की की तरफ देखा। मेघा वहीं खड़ी थी। मैंने मेघा को एक फ्लाइंग किस दी और दोनों हाथों से अपने कान पकड़ लिए। जिंदगी जैसे मेरे इसी एहसास का इंतजार कर रही थी। उसके बाद कुदरत ने मेरे लिए अपना भंडार खोल दिया। अगले कुछ सालों में हमारे घर में खुशी एक नहीं 2 बार अपने नन्हे कदमों से चलकर आई। अपनी दोनों बेटियों के जन्म पर मैं मेघा से ज्यादा भावुक था। वो अपनी शरारती मुस्कान बिखेरते हुए पहले मेरे आंसू पोंछती और बच्चों को बाद में गोद में लेती। मेघा की प्रेगनेंसी बहुत टफ होती थी। 3 महीने उल्टी और चक्कर से परेशान रहती। मुझसे ये सब देखा नहीं जाता था। उससे पहले मुझको उबकाई आने लगती। वो हंस देती, विनय तुम भी प्रेग्नेंट हो ना? मैं भी हंस देता। उसकी ऐसी ही पागलपन की बातें ही तो मुझको अच्छी लगती थी। जब डिलीवरी के लिए अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने पूछा, आप अंदर आएंगे विनय? हम चाहते हैं कि फादर्स भी इस प्रोसेस का हिस्सा बने। मैं कांपने लगा। मुझे पता था मेघा से पहले डॉक्टर्स को मुझको संभालना पड़ेगा। लेबर पेन के बीच से ही मेघा बोली, नहीं डॉक्टर साहब, इनका दिल छोटा है, मुझको इस हाल में नहीं देख पाएंगे ये। मैं गीली आंखें लेकर वेटिंग एरिया में आ गया और जब उसने मेरी बेटी को मेरी गोद में लाकर दिया तो मैं कुछ नहीं बोल पाया। जिस वजह से हमारा रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया था, वही वजह हमारे रिश्ते को अटूट बना गई थी। मैंने एक ठंडी सांस भरी और एल्बम बंद कर दी। अपने आज में वापस आ गया था मैं। अपने झूठे गुरूर के चक्कर में मैं कितनी बड़ी खुशी गंवाने को तैयार हो गया था। मेघा जैसा जीवन साथी बहुत मुश्किल से मिलता है। उसने मुझे प्यार दिया, इतना प्यारा परिवार दिया। उसके गुजरने के बाद भी ये प्यार मेरे साथ है। यही तो मौसम था जब वो हम सबको छोड़ कर गई थी और यही मौसम उसकी सारी यादें ताजा कर जाता है। अब हमारी बेटियों की शादी हो चुकी है। दोनों अपने घर में खुश हैं, पर मेरा भी बहुत ध्यान रखती हैं। आजकल मेरे पास रहने आई हुई हैं। जानती हैं कि मम्मी की बरसी पर पापा उदास हो जाते हैं। वो देखिए दोनों अभी सो के उठी हैं। अब मेरे पास आके मेघा की तरह शुरू हो जाएंगी। अरे आप बिना शॉल लिए खिड़की खोल के बैठे, ठंड लग जाएगी। और ये देखिए उनके पीछे 4 साल की मेरी नवासी समीरा अपने हाथ में टेडी लिए आंखें मलती हुई सीधा मेरी तरफ आ गई। मेरी गोद से एल्बम हटा के साइड में रखा और खुद बैठ गई। ये बिल्कुल मेघा जैसी है। इसमें वैसी ही रोशनी है और इसके आसपास भी अंधेरा या उदासी रुक ही नहीं सकती। समीरा मेरे चेहरे को अपने दोनों हाथों के बीच में लेकर बोली, नानू मुझे गोदी उठाओ, मुझे खिड़की के बाहर देखना है। ये बर्डीज को स्ट्रेट लाइन बनाना कौन सिखाता है? मैं उसकी तरफ देखता रह गया। कभी यही बात मेघा ने कही थी मुझसे। मैंने उसके बाल सहलाए और प्यार किया। मेघा को गए कितने साल हो गए हैं। शायद उसे पता था कि वो आखिरी कदम तक मेरा साथ नहीं दे पाएगी, इसलिए अपने बाद भी मेरे जीवन में प्यार छोड़कर गई। इतना प्यार कि मुझे कभी कमी न महसूस हो। बस इतनी सी थी ये कहानी।